उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि आखिर पहाड़ ही क्यों, पहाड़ पर ही इतनी आपदा क्यों। और इन्हीं सभी सवालों के पड़ताल करने के लिए आज हम निकले हैं सियासी चौक पे, और सियासी चौक में लोगों से जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या पहाड़ पर बहुत अत्यधिक विकास, निर्माण कार्य या फिर सड़कों का निर्माण हो जाना कहीं ना कहीं पहाड़ों की जो इकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और जिसकी वजह से लगातार इस तरह की चीजें आ रही हैं। हम इस समय हरिद्वार में, आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं, और गंगा का इस समय जो वेग है, वेग इतना अधिक है कि यह वेग लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है, और साथ ही साथ लोगों के लिए कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिर पहाड़ पर इस तरह की आपदा क्यों। और लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल शर्मा है। अनिल जी, क्या लग रहा है आपको कि पहाड़ी पे इतनी आपदाएं हर साल हम देखते हैं, क्या वजह हो सकती है? वजह ये है कि पहाड़ पे ज्यादा कटाव और लोगों ने अपने जो घर इत्यादि है वो बिल्कुल नदी नालों के आसपास बना रखे हैं। अब जब बरसात होगी, बरसात का पानी आएगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं बनेगा, तो अपने आप ही ये तो दिखता है कि प्रलय ही होगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? क्या विकास विकास नहीं होना चाहिए पहाड़ों पे, या फिर एक संतुलन कहीं ना कहीं होना चाहिए? देखिए, विकास होना जरूरी है। विकास का ऐसा कुछ नहीं है, विकास होगा तभी विकसित होगा भारत हमारा। तो विकास की एक सीमा होती है, कहाँ तक विकास किया जा सके। अब जैसे पहाड़ है, हमारे पहाड़ है, तो वो प्रकृति की देन है, वो बने हैं जैसे। तो अगर हम उसका कटाव करेंगे, उसमें बीच में टनल बना देंगे, कुछ करेंगे, और तो उससे तो नुकसान ही होगा। आजकल देख रहे हैं हम, बारिश नहीं टाइम पे हो रही है, कभी जल्दी हो रही है, कभी लेट हो रही है। पहाड़ों में कई लोगों ने क्या किया है, सेब वाले लोग हैं जो हिमाचल की बात करते हैं हम, तो उन्होंने एंटी हिल गने लगा रखी है। वो इतनी खतरनाक है कि वो बादल हटा देगी आगे से। अब जहां बादल एक साइड जाएगा, वहां पे जाके वो फट जाएगा। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस एक तरह से पर्यावरण। ये तो हम खुद ही कर रहे हैं ना, ये पर्यावरण के साथ हम खुद ही कर रहे हैं ऐसा। तो जब वो फटेगा, बादल एक साइड जाएगा, वो तो फटेगा वहां पे, तभी ये आपदाएं हो रही है। एक साइड जा रहा है बादल, तो आज से पहले ऐसा नहीं होता था कभी, क्योंकि ऐसे बादल बुदल कोई हटाता ही नहीं था, लोग इसको हटाते ही नहीं थे। बिल्कुल, तो कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, पहाड़ पर ही इतनी आपदा क्यों आती है? क्योंकि हर साल देखते हैं कि कहीं क्लाउड बस्ट हो रहा है, तो वजह क्या मानते हैं आप? सर ऐसा है कि जब ऊपर बारिश ज्यादा होगी तो आप जब वो बारिश आएगी तो बादल फटेंगे तो पानी तो आएगा आएगा नीचे। चक्कर तो ये है, जब बारिश इतनी हो रही है, पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जब ये उत्तरकाशी में बादल फट गया तो पानी कहाँ प्लेन में आएगा, नीचे आएगा। तो असर पहाड़ की जो भी होता है उसका असर मैदान में पड़ता है, देख रहे हैं हम लोग। ऊपर बादल फटेगा तो मैदान प्लेन में आएगा वो। बिल्कुल, तो ऊपर पहाड़ों पर जिस तरह की भी हरकतें होंगी, चाहे प्राकृतिक तौर पर हो चाहे किसी भी तौर पर हो, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आपसे हम लोग जानेंगे। जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार डिस्टरबेंस हो रहा है, आपदाएं आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह क्या होगी इसकी? तो पहाड़ पे बारिश पड़ रही है दबा के। हाँ, और बादल फट रहा है पहाड़ों पे। हाँ, जैसे आपकी तरह देखा कि नहीं, पहाड़ों पर ही क्यों होती है इतनी आपदाएं? क्यों आती है? हर साल हम देखते हैं कि कहीं पहाड़ खिसक रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, क्यों ऐसा कुछ है? इतनी जानकारी तो रही है कि जब मौसम बनता है तो कल बरसात तो पहाड़ पे पड़ती है। बिल्कुल, मौसम बनता है तो पहाड़ पर आपदाएं भी आती हैं, और आपदाएं इस तरह की होती है कि कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, आपसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से चीजें पहाड़ पर होती हैं, विकास के एक तरह से हम कह रहे हैं कि पहाड़ पर ही इतनी आपदाएं क्यों आती हैं। आप यूथ हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या वजह हुआ होगी? वजह क्या है, ये तो प्रकृति की देन है बारिश, तो अब इसमें गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है। नहीं, कहीं ना कहीं माना ही जा रहा है कि सड़कों का बहुत अधिक बन जाना, लोगों का रीच वहां हो जाना। जी, प्रकृति से अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो प्रकृति तो वापसी करेगी। गिव एंड टेक, दोगे तो लोगे भी। और गवर्नमेंट का तो रोल है ही, अगर गवर्नमेंट इस चीजों के लिए काम करे पहाड़ में तो थोड़ा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा होता है। और भी लोग हैं, कोशिश आप लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप यूथ हैं, क्या लग रहा है कि पहाड़ पे इतना सारा डिस्टरबेंस होता है, हर साल हम इस तरह के देखते हैं, आपको क्या लगता है किस क्या वजह है इसके पीछे? ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ी वजह है उसके पीछे, और जैसे हम पेड़ वगैरह काट रहे हैं उस वो भी बहुत बड़ी वजह है उसके पीछे। तो इसके अलावा जिस तरह से नदियों के किनारे हम देखते हैं कि अवैध निर्माण बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इकोलॉजी को डिस्टर्ब किया जाता है, तो हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ जी, जरूर। तो क्या किया जाना चाहिए? हमें पेड़ वगैरह लगाने चाहिए बहुत सारे,
और जंगल वगैरह नहीं काटने चाहिए। बिल्कुल जंगल नहीं काटने चाहिए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की स्थिति देखते हैं पहाड़ पर लगातार भूस्खलन, बादल फटना, ये सारी चीजें, तो पहाड़ पे क्यों होता है? आप क्या मानते हैं कि जब बहुत ज्यादा सड़कें बन गई हैं? हाँ जी। और ये जो जंगल का कटाव है, ये तो एक मेन कारण है। दूसरा, जो हम प्रगति के, जिसको हम प्रगति बोल रहे हैं, और उसके पीछे जो एक्स्ट्रा जमीनों का काटना है, ये मेन वजह हो गई है भूसंकलन का, जिसका कारण है कि आज हम देख रहे हैं कल जो हुआ यहाँ पर उत्तरकाशी में, तो वो कितना भयानक दृश्य था। और अगर यही चीजें चलती रही तो शायद भविष्य में ये चीजें हर एक दिन झेलनी पड़ेगी हमारे को, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर ये जो धरती है हमारी, जो जिसको हम एक वरदान मानते हैं, अपना जीने का एक हमारा जो एक आधार है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा विकास कर रही है? क्या संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए? बिल्कुल, ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, ये जो नदी नाले, ये वन कटाव हो रहा है ना, सबसे मेन कारण तो ये है, ये रुक जाना चाहिए। अगर हम काटते भी है, अगर हम बोलते हैं कि ये हम किसी उसके पर्पज से काट रहे हैं, तो हम उस चीज को, अगर हम एक काटते हैं तो उसकी जगह 10 पेड़ हमें लगाने चाहिए। बिल्कुल, अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके पीछे 10 पेड़ों का लगाया जाना बहुत जरूरी है, और शायद तभी जो प्रकृति का बैलेंस है, विकास और नेचर का जो बैलेंस है, वो हो पाएगा। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप आए हैं, और लोगों से कोशिश करते हैं जानने की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि केवल वो दृश्य देखने के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जो यहाँ पर गंगा का जो रूप है, जो एक तरह से हम कहें रौद्र रूप इस समय गंगा का है, तो उसको जानने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। आपसे अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, पहाड़ों पर ही क्यों इतनी ज्यादा आपदा आती है? क्या लग रहा है कि विकास बहुत ज्यादा हो गया, सड़कें बहुत ज्यादा हो गई, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो गया, क्या इसका एक वजह ये है? लोगों का जाना जाना ज्यादा हो गया है, इस वजह से अपना प्रकृति तो दिखाएगी। प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति को तो गुस्सा नहीं है। बिल्कुल, तो क्या होना क्या चाहिए आपको? कुछ बस अपने आप को सुधारना है कि वो पहाड़ों पे जाके गंदगी ना करे, गलत काम ना करे, तो प्रकृति से छेड़छाड़ ना करे, तो अपना सही रहेगा। तो आपको लगता है जो पहाड़ों पे जैसे भी आपदा आती है तो उसका असर मैदानों पे हो, तो देख भी रहे हैं? तो होना ही है, दिख रहा है। तो कितना नुकसान होता है? जैसे वैसे तौर पे आम आदमी को बहुत नुकसान होता है, किसान को बहुत नुकसान होता है, जो फसलें हैं वे सारी नष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, तो नुकसान सभी को होता है, और लगातार जो लोग हैं यहाँ पर अपनी बात कहते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरह से आपदा पहाड़ पर आती है, तो उसका असर जो उसके तराई वाले क्षेत्र हैं, जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और शायद यही वजह है कि मैदान पर भी लोग पहाड़ की आपदा से प्रभावित होते हैं। उत्तरकाशी में जिस तरीके से बादल फटा है, बहुत सारे सवाल उसने खड़े कर दिए हैं। क्या खनन और निर्माण इतना जरूरी है, या फिर विकास को लेकर अगर बात करते हैं तो क्या सड़कें या इस तरीके का कोई भी विकास का काम करना मुश्किल होगा? आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरीके का बादल फटने से लेकर के हम इस तरह के आपदाएं पहाड़ों में देख रहे हैं? हम शुरुआत करते हैं कि कल की जो घटना हुई, उस घटना को लेकर के, जिस तरह से बादल फटा और पूरा विनाश हो गया, वहाँ पर पूरा का पूरा जो गांव था बह गया। इस बात का क्या संकेत है? इस घटना ने क्या संकेत दिया? संकेत यही है कि गवर्नमेंट आजकल हिल स्टेशंस पे जो टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं उनके लिए ये टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए उसको बिना ही सोचे समझे, उस पर बिना ही प्लानिंग किए हुए उस पर निर्माण किए जा रही है, जिसके चलते वहाँ पे घर बहुत ज़्यादा निर्माण किए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे सड़कें बनाई जा रही हैं, उसके वजह से पहाड़ों को काटना पड़ रहा है बिना उसको कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च किए हुए। उसके वजह से जब भी फ्लैश फ्लड आता है, वो हमेशा से 100 सालों से ऐसा ही फ्लड आता रहा है, लेकिन आज वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन जाके कहते हैं कब्जा लियो ज़मीन को। आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं थी, जिसके वजह से आज अगर बाढ़ आती है तो वहाँ पे जान हानि का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। एक सवाल और भी है कि अगर हम कहें खनन के लिए और निर्माण के लिए इस तरह की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ विकास के लिए सड़कें भी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर पहाड़ों तक पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है, सुविधाएं देनी है, तो कुछ ना कुछ तो ये भी ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? चीज़ें बैलेंस में करनी चाहिए। लाइक अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करोगे
तो वो रिवर्ट तो करेगा ही। अभी जैसे कि माउंटेन्स में इतना लैंडस्लाइड होता है और जो भी माइनिंग के कारण हो रहा है वो हम लोग को थोड़ा सा सोच के करना चाहिए। लाइक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जैसे अभी फ्लड आ गया तो वहाँ पे आपने डेवलपमेंट कराया, इस वजह से फ्लड आया। अब जिन लोगों को वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है गवर्नमेंट उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, कोई रिक्लेम नहीं करने आएगा। तो अगर हम लोग दोनों साइड से बैलेंस बना के चलें तब तो ठीक है, आप माइनिंग करें, आप डेवलपमेंट करें, रोड पहुँचाएँ पहाड़ों तक। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा वो चीज़ें तो फिर आप डेवलपमेंट की तरफ भी मत जाए, नेचर को वहीं पर रहने दीजिए। लाइक हम लोग नेचर का पार्ट है, हम लोगों को उसे डोमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नेचर ने डोमिनेट किया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग फिर एकदम से फ्लड आएगा फिर सब चले जाएंगे। मतलब हमें एक तौर पे मान लेना चाहिए नेचर की सुप्रीमेसी। हाँ, या तो हम उसके साथ रहें, संयम बरतें, अदरवाइज फिर हम उसको आगे मान ले और जैसा वो कहे या जो उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए। क्या कहना चाह रही थी आप? मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हम लोग इस धरती का पार्ट हैं तो हमें धरती के साथ बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो अगर हम धरती की रिस्पेक्ट करेंगे तो धरती भी हमारी रिस्पेक्ट करेगी। तो अगर हमें सिविलाइजेशन डेवलप करना है तो हमें ये जांच पड़ताल ढंग से करके डेवलप करना चाहिए कि किस तरीके से कहाँ पे हमें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, ताकि अगर ये दिक्कतें आती हैं तो हमारे जो महत्वपूर्ण ह्यूमंस हैं उनकी जान पे बात ना बने। कहीं ना कहीं इस घटना ने ये सोचने पे मजबूर किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं। दूसरा ये कि फिर नेचर से मत टकराइए, नेचर इज़ सुप्रीम। अब क्या लगता है आपको इस पूरे घटना ने किस बात पे सोचने को मजबूर किया? क्या खनन निर्माण पहाड़ों पे ना हो? क्या सड़कें बनाना भी गुनाह है अगर लोगों तक पहुंचना है, उनको सुविधाएं देनी है? या फिर जो पानी की धाराएं मोड़ दी जा रही हैं, बांध बन जा रहा है, आखिर क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इन सारी घटनाओं से? जब तक हमारी ज़रूरत है हम लोग मतलब जितनी हमें आवश्यकता है अगर हम लोग उतना इस्तेमाल करें ठीक है, बट अगर हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा मतलब ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और नेचुरल डिज़ास्टर इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब आप यही देख लीजिए कि इतना ज़्यादा कूड़ा और हम पहाड़ों पर भी लोग टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ पर भी गंदगी करके आते हैं, तो ये भी एक कारण है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को अब समझना चाहिए, लोगों की समझदारी होनी चाहिए। हम अगर नेचर की बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे तो हम एक जीव हैं और मनुष्य ही ऐसा जीव है जो दुस्साहस करके कर करके सब पूरा संग्रहित करके और मतलब पहाड़ों का भी अपना एक नेचर है, स्वभाव है, प्रभाव है और उसके बियॉन्ड हम जाएंगे वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे उनको काटेंगे, हटाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्शन है। तो उसको रिएक्ट करने की जो उनकी प्रवृत्ति है उसको झेलने की क्षमता नहीं है। चाहे अभी केदार का 13 का घटना हो, अभी ये जो घटना है, तो इतना ज़्यादा हम अभी नेचर से लड़ने के लायक नहीं हैं। जी, नेचर से बिल्कुल टकराना नहीं चाहिए, बट जो कल आपदा हुई जो कि बादल फटना था वो एक नेचुरल प्रोसेस, उसका कोई क्योर नहीं है। और हमें पता है, एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम नेचुरल डिजास्टर को रोक नहीं सकते पर उसके जो लॉस है वो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और आजकल एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम पहाड़ को ऐसे छोड़ भी दें, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है कि हमें वहाँ पहुँचाना पड़ेगा सामान, वहाँ बसना भी पड़ता है कुछ लोगों को। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। काफ़ी एजेंसीज आ सकती हैं, गवर्नमेंट आ सकती है, NGOs आ सकते हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, सिविल इंजीनियर, सबको साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाके हम वो प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योर उसका कुछ भी नहीं है, हम लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं बस। साइंटिस्टों की भी बात माने, उनको भी कहीं ना कहीं पैनल का हिस्सा बना करके तब डेवलपमेंट करें। इस देश की बहुत बड़ी आयरनी रही है, इस देश की बहुत बड़ी विडंबना रही है कि शुरुआत से ही साइंस को और डेवलपमेंट को बहुत बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज करते हुए सरकार आगे बढ़ती है। अभी अगर बात करें, बहुत तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं हिमालयन रीजन में, जैसे टनल्स पे टनल बन रहे हैं। अभी कुछ सालों पहले टनल कोलैप्स भी हुई थी। हिमालयन जो है अभी कंटिन्यू ग्रोइंग स्टेज में है, तो इसी वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस चीज़ को सरकार को समझनी चाहिए। ये साइंस बता रहा है इस चीज़ को, लेकिन सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए चल रही है। और रही बात नेचर की, तो नेचर हमेशा बदलता रहता है और उस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। लेकिन जो नेचर बदल रहा है, जो उसका दर है बदलने का, उस पे जो हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है उसे इंक्रीज़ कर देती है, जिस वजह से ये सब चीज़ें और देखने को मिलती हैं। उनके गुरुजी भी सामने आ गए हैं। सर, ये जो पाठशाला हम लोगों ने लगा लिया,
कल उत्तरकाशी की जो घटना हुई वो हमें क्या सीख देती है? हमारा उद्देश्य है हम प्रकृति का संरक्षण करें। चूँकि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए हमें अपने घर, मकान इत्यादि के लिए भी ज़मीनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एवं ऐसे जगहों पे अपने घर हम बना रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से रहने योग्य नहीं है। अभी जो आप घटना की जिक्र कर रहे हैं, उत्तरकाशी की जिक्र कर रहे हैं, और हम लोग का जो अध्ययन है, पिछले 20 वर्ष का अनुभव मेरा ये कहता है कि वो हाई स्लोप एरिया है जहाँ पे ढलान बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जगहों को हमें चिन्हित करना चाहिए कि जहाँ पे स्लोप स्टेबल हो, और ऐसे भी जगह का भी हम लोग को चुनना चाहिए जहाँ पे अच्छे खासे पेड़ हों जिनकी जड़ें मजबूत हों, जो स्लोप को गिरने से, नीचे गिरने से रोके। एक बात। दूसरी बात, सरकार की एजेंसीज़ को मुख्य रूप से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या अलग अलग भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय जो हैं अलग अलग स्टेट की हैं, उनके रिपोर्ट्स को भी नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे 2013 की जो केदारनाथ की त्रासदी थी, 1991-1992 के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पूरी रिपोर्ट है भारत सरकार के पास। लेकिन अगर हम केवल डेवलपमेंट के नाम पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करेंगे और रोड की वाइडनिंग करेंगे, खास तौर पे हिली एरिया में, तो हिमालय के पहाड़ औसतन कच्चे पहाड़ कहे जाते हैं। तो वो ऑल वेदर रोड चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर टेरेन उसके लिए उपयुक्त होगा, ये भूगर्भीय अध्ययन करा के ही उसको करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में प्राकृतिक घटनाएं आज से नहीं, करोड़ों वर्ष से होते आ रही हैं, लेकिन चूंकि हम प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है कि फ्लैश फ्लड हो रहा है, या अचानक से बादल फट रहे हैं, या पहाड़ नीचे गिर रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है। तो बहुत सारी चीजें देखने के लिए है। इस वक्त हम कानपुर के चौराहे पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, कानपुर के ही लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि जिस हिसाब से जो विकास के कार्य हो रहे हैं और जो सड़कें काटी जा रही हैं, तो क्या जो प्रलय आ रहा है यही सब कारण है? देखिए, अभी जैसा कल उत्तरकाशी में हुआ है, बहुत बड़ी प्रलय आई है, और ये कल ही नहीं, हर बार ऐसा होता रहता है। तो इसका प्रमुख कारण तो ये सच है कि जो विकास कार्य है वो इसका मुख्य कारण है। अभी जैसे कुछ लोग अमरनाथ यात्रा से वापस आए, तो गुफा से मुश्किल से 300 मीटर पहले ही वहां पे भंडारे चल रहे हैं। तो जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, वहां जो ऑक्सीजन आती है इस तरह की, और जो गर्मी आ रही है, भंडारे हो रहे हैं, इस तरह से वहां का कुछ ना कुछ माहौल बिगड़ रहा है। जो प्राकृतिक चीजें वो बदल रही, इसीलिए अमरनाथ बाबा देखिए पहले पूरे महीने रहते थे, डेढ़ महीने रहते थे, लेकिन अब 10-15 दिनों में विलुप्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण यही है कि जो विकास कार्य हो रहे हैं और जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हम लोग जो वहां घूमने भी जाते हैं, हम लोग भी वहां कुछ ना कुछ ऐसा काम करके आते हैं, कहीं आपने प्लास्टिक फेंक दिया, पानी की बोतल फेंक दी, ये सब चीजें भी हैं। इसका जो मेन कारण है, ये सब जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है और जो विकास कार्य है, ये इसका मेन कारण है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्या इन सब कारणों से सब आपदाएं आ रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने आप को मजबूत करने के चक्कर में अपनी कुछ चीजें करने जा रहे हैं, अपने घूमने के लिए, अपने उसको करने के लिए इस तरह बना रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, पर वो डेवलपमेंट से हम ये देख रहे हैं कि अपने नेचर को छेड़ रहे हैं। नेचर इस चीज को लेके ही चल रही है, और इस कारण ही नेचर में बदलाव आ रहा है, क्योंकि जो चीज जैसे है वही चलेगी। नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, और नेचर के कारण ही हमें सब चीजों की दिक्कत आ रही है, जो आगे और भी आएगी। इससे हमको सबक लेना चाहिए कि आगे भी अभी अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं, नहीं करने पे हमको इससे ज्यादा भी खामियाजा भरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि नेचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी वजह से ये आपदाएं आ रही हैं? बिल्कुल, जो नेचर में पहाड़ों में जो भी तोड़फोड़ हो रही है, जो लोग उसको कमर्शियलाइज करे जा रहे हैं, उसी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। स्पेशली गवर्नमेंट को अब इस सब चीजों को देखना चाहिए कि सब रोक लगाई, स्पेशल टास्क फोर्स होनी चाहिए जो इन चीजों को देखे कि आगे ये चीजें अब ना हो। जो क्या प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ करने का ये खामियाजा है कि कल जो प्रलय आया है, इससे पहले भी काफी प्रलय आए हैं, क्या लगता है यही सब कारण हो सकते हैं क्या इन सब चीजों? देखिए, कुदरती जो पानी का बहाव है इसको घुमाना और रोड बनाना, पहाड़ काटना और जितनी भी टनल बनाना, देखिए हम लोग के लिए जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं नुकसान उसका यही है कि आने वाले प्रलय है, जो रास्ते बने हुए हैं कुदरती, अगर उनको मोड़ दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं प्रलय का रूप लेंगे, और पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को खुद एक्शन लेना चाहिए कि ये जितने भी हो रहा है, कमर्शलाइज हो रहा है, और जितने भी मकान बन रहे हैं, पक्के मकान, होटल्स बना देते हैं, कहीं मोड़ दिया, पहाड़ कहीं काट दिया, जो बना रहे वो भी तो तोड़ रहे हैं ऑलरेडी। तो गवर्नमेंट इस चीज को एक्शन लेके प्रॉपर आगे इसको कमेटी बनानी चाहिए कि ऐसा आगे ना हो, या आगे की कोई टीम बनाए, किसी तरीके की कोई भी संगठन बनाए, किसी तरीके का भी कुछ करें कि आगे इस तरीके कंस्ट्रक्शन ना हो। सरकार डेवलपमेंट नहीं करेगी तो पब्लिक सबसे पहले सरकार से सवाल पूछेगी आप डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं। वो एक अलग चीज है कि सरकार डेवलपमेंट करती आई है, करती रहेगी। बादल पहले भी फटते थे, आज भी फट रहे हैं,
लेकिन आप अगर देखेंगे, मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, मैंने फेसबुक पे डाली है। आप ये नदी की धारा देखिए कहाँ आ रही है और कंस्ट्रक्शन लोगों ने कहाँ कर रखा है। ये सरकार ने कंस्ट्रक्शन नहीं कराया। मेरी पूरी संवेदनाएं जो है वहां के जो लोग बेचारे इस आपदा में विस्थापित हुए हैं, उन कईयों की डेथ हुई है, उनके साथ है। लेकिन अगर क्या ये चीज जायज है कि आप एक नदी की धारा के अगल बगल कंस्ट्रक्शन करें, अपने मकान बनाए, होटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए और उसके बाद हम दोष सरकार को दें? सरकार दोषी है, उसको पहले देखना चाहिए था कि नदी के दोनों किनारों पे ये कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहे हैं, उसको पहले रोका जाना चाहिए था। उसको रोका नहीं गया, अब इतनी कैजुअलिटीज हो गई हैं। लेकिन जब जागे तब सवेरा है, देर से भी जागे, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और रही बात बादल फटने की, बादल हमेशा से सालों से जब से दुनिया बनी फटते आ रहे हैं। हमें ध्यान देना है कि हमें उन नदी नालों के किनारे निर्माण नहीं करना है, पहाड़ों को नहीं काटना है, पेड़ों को नहीं काटना है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से लगातार ये प्रलय आ रहे हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग का भी एक हिस्सा बन सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जनहानि जो हुई है उत्तराखंड में, उसके लिए श्रद्धांजलि, क्योंकि कई नुकसान भी हुआ है और संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। तो जिन परिवारों पे ये क्षति हुई है उनके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। बाकी बात विकास की है, तो विकास करते समय सरकार को और जनता को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि विकास ऐसा हो जिससे प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो। विकास तो बहुत जरूरी है देश के लिए, क्योंकि कंजस्टेड होती जा रही जगह, पर जिस हिसाब से विकास कर रहे हैं वैसे नहीं करना चाहिए। अभी मैं पीछे नैनीताल हाईवे होकर आया हूँ, वहाँ पिछले साल इतने ही पेड़ लगे हुए थे, इतने पेड़ थे और सारे पेड़ काट दिए गए, उतनी चौड़ी रोड बना दी गई है। पहले क्या होता था, लोग ट्रेनों से जाता था, आज जिसको देखो अपनी कारों से चला जा रहा है। तो प्रदूषण फैल रहा है। लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पैदल जाने की जगह है, जहाँ ट्रेन से जाने की जगह है, तो वहां से वैसे ही जाना चाहिए। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ के साथ अनिल कुमार, कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।